हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो है सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। हमारा जो पिछला चैप्टर था वो क्या था। पिछले चैप्टर में हमने मैग्नेट के बारे में देखा कि करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन दैट नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हम कर रहे हैं। कहता है कि इसमें 2 सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हम यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हमें पता है कि थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। अगर हम उसको डायरेक्ट कंटेक्ट में ले आए तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे थ्रू में वो ग्राउंड तक फ्लो हो सकता है और ऐसे फ्लो होने पर हमारा जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम यहाँ पर लेते हैं, उसमें से 2 सेफ्टी मेजर्स को हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हम अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर फ्यूज़ लगाते हैं। जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है उस आने के पैसेज में पहले हम फ्यूज़ लगा देते हैं। फ्यूज़ क्या होता है? एक पतली सी वायर होती है और ये पतली सी वायर यहाँ पर कंडक्ट कराती है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी का अगर जो वायर आप देख सकते हो, ऐसे अगर वायर आता है तो उसके बीच में एक पतली सी वायर हम लगाते हैं जिसे हम फ्यूज़ कहते हैं। वो नॉर्मल वायर से थोड़ी पतली होती है। अगर कहीं पर ज़्यादा लोड आने लगता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ओवरफ्लो होने लगता है या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी फ्लो अगर ज़्यादा होने लगा या फिर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है ये अगर आपस में टच हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी में से फ्लो होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ये हीट अप होने लगता है, हीट होने लगता है और हीट होने के बाद में ये गल जाता है और इस सर्किट को क्लोज कर देता है ये टूट करके। तो यहाँ पर हम लोग पहला सेफ्टी मेजर्स ये यूज़ करते हैं। दूसरा सेफ्टी मेजर की अगर हम बात करें तो आपने अपने घरों के कुछ हेवी यूज़ करने वाले अप्लायंसेस में देखा होगा कि 2 प्लग के साथ में एक तीसरा प्लग भी होता है। ठीक है, नॉर्मली आप अपने फ़ोन के चार्जर्स में ये सब नहीं देखते हो क्योंकि वो ज़्यादा हैवी लोड नहीं यूज़ करता है। आप अपने फ्रिज के, आप अपने प्रेस यानी कि आयरन के या फिर कुछ ऐसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इन सभी में आपने देखा होगा कि एक एक्स्ट्रा यहाँ पर पिन लगा हुआ होता है। ये एक्स्ट्रा पिन जो होता है वो अर्थिंग का पिन होता है। अर्थिंग भी हमें प्रिवेंट कराता है ओवरफ्लो ऑफ करंट से। कैसे प्रिवेंट कराता है? अर्थिंग का जो यहाँ ये लगा हुआ होता है एक्स्ट्रा पिन, वो कनेक्टेड होता है किसी भी अप्लायंसेस के बॉडी से। ये एक्स्ट्रा पिन क्योंकि ये कनेक्टेड होता है आपका अप्लायंसेस से, तो इसमें जो थर्ड पिन है वो बॉडी से डायरेक्ट टच पे रहता है, यानी कि ऐसे कंडक्टर वाले बॉडी के टच के साथ में रहता है। अगर यहाँ किसी तरीके से इस सर्किट पर अगर ये टच हो जाता है, अप्लायंसेस के बॉडी पर अगर करंट फ्लो होने लगता है तो वो करंट सीधे ये अर्थिंग वाले पिन तक पहुँचता है और ये अर्थिंग वाला पिन हमारे जो प्लग होते हैं उस प्लग के तीसरे वाले पर लगा हुआ होता है, इस पर। और इसका जो कनेक्शन होता है वो सीधे ग्राउंड पे कनेक्शन इसका होता है। जो थर्ड वाला हमारे प्लग में जो भी होल होता है उस होल का कनेक्शन कहाँ होता है? सीधे ग्राउंड में होता है। तो जब सीधे ग्राउंड में होता है तो करंट जब भी यहाँ पर किसी भी अप्लायंसेस के बॉडी पर आता है तो वो करंट सीधे फ्लो होकर के कहाँ चला जाता है? सीधे ग्राउंड में चला जाता है। ग्राउंड में हम क्यों भेजते हैं? ग्राउंड में हम इसीलिए भेजते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हमारा अर्थ। इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थ में चला जाता है जो करंट है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. कहता है कि इलेक्ट्रिक ओवन है, 2 किलोवाट पावर यहाँ पर वो उस पर काम करता है, 2 किलोवाट का पावर वो लेता है।
अगर इसको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूज़ करें, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर इस ओवन को हम कनेक्ट करें जो हमारे घरों पर होता है, जिसका करंट रेटिंग 5 एम्पियर है, तो क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो? तो रिजल्ट, अगर ये जो है करंट जो 5 एम्पियर आ रहा है उसको अगर क्रॉस करता है, अगर 2 किलोवाट पावर का यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है यहाँ पर पावर, और अगर वो करंट का जो वैल्यू है 5 एम्पियर जो लिमिट है इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो अगर उसको क्रॉस करता है तो ये सर्किट यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये जो है ओवर हीट करा देगा सर्किट को, और यहाँ अगर फ्यूज लगा है तो वो जो है यहाँ पर जो है फ्यूज हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो 2 किलोवाट पावर का रेटिंग वाला है ये काम नहीं करेगा। तो देखते हैं पहले कि 5 एम्पियर जो है वो अगर इसका लिमिट है तो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन कितना खींच रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो पावर जो है हमारे पास फॉर्मूला है पावर का, P = IV, यानी कि करंट इंटू वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ पर करंट मेज़र करना चाहें तो करंट हम मेज़र करेंगे I = P/V। ठीक है, P हमारे पास में है 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट, और हमारे पास में जो V है वो है 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो लिमिट है वो 5 एम्पियर को क्रॉस करता है या नहीं। तो 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और ये 200 को हम लोग 100/11 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करंट का वैल्यू है वो 5 एम्पियर को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट का बात कर रहा है वो रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पर ओवरलोड हो जाएगा जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है उससे, और यहाँ जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ कर जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इस पर ओवरलोड होने को रोकने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स हम इसीलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो पावर का यहाँ पर दिया हुआ हो, जो करंट वो बियर कर सकता है उसको ओवरफ्लो ना कर जाए। तो एक साथ हम बहुत सारे अप्लायंसेस को नहीं जोड़ेंगे, उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें पावर वो लेने लगेगा, और ज़्यादा पावर होता है तो हमें क्या होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ओवरलोड हो जाएगा। तो उससे हमें बचने के लिए ज़्यादा अप्लायंसेस को एक साथ नहीं कनेक्ट करना चाहिए, या फिर एक ही सॉकेट से बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस को एक साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूज़ का यूज करना चाहिए हमें, और ऐसे अप्लायंसेस जो कि फॉल्टी हो यानी कि जैसे कोई एक अप्लायंस हमारे पास में ऐसा है जो ठीक से काम नहीं करता है, उसके अंदर के जो वायर्स हैं, जो वायरिंग है, वो हो सकता है कि वो जो है उस अप्लायंस के बॉडी तक टच हो जाए। तो करंट जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, वो करंट जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो इस अप्लायंस का बॉडी पर अगर टच हो जाता है तो यहाँ पर भी डायरेक्ट करंट फ्लो होने लगेगा उसके बॉडी पर, यहाँ पर ओवरलोड होने का खतरा रहता है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन। 10 मिनट में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 9 मिनट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि अच्छे से समझते हुए चलना चाहिए, आप ही को फ़ायदा होगा। समरी में आते हैं। सबसे पहले कहता है कि एक कॉम्पास नीडल क्या है। एक कॉम्पास नीडल एक छोटा सा मैग्नेट होता है जिसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और दूसरा एंड जो है वो साउथ की ओर पॉइंट करता है, जिसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। कॉम्पास नीडल आपने देखा होगा। ठीक है, कॉम्पास नीडल होता है, एक साइड दूसरा कलर से यहाँ पर कोटेड रहता है, एक साइड दूसरे कलर से कोटेड रहता है, और एक नॉर्थ साइड को दिखाता है, एक साउथ साइड को दिखाता है। ये होता है आपका अर्थ का नॉर्थ पोल और अर्थ का साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ
ऑब्वियसली। सेकंड पॉइंट कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी मैग्नेट के आसपास उसके सराउंडिंग में होता है। कोई भी मैग्नेट है तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही दूसरे मैग्नेट्स को फोर्स का अनुभव होता है, या फिर दूसरे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको फोर्स का अनुभव होता है। तो हम यहाँ पर फोर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट पर। कहता है दैट फील्ड लाइंस हम यूज़ करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर मैग्नेट रख दें, मैग्नेटिक नीडल को रख दें, तो उसका नॉर्थ पोल जो है वो इस साइड में आपको दिखने लगेगा। तो नॉर्थ पोल जिस साइड में मूव करना चाहे उस जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में शो करते हैं। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घना है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ये अलग अलग होता है, जहाँ पर ये ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमज़ोर होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक मेटेलिक वायर जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है वो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी मेटेलिक वायर है जिस पर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में ऐसे सर्कल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, खुद से आ जाता है, क्योंकि उस पर करंट फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, और इस जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आया उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू, यानी कि अपने थंब को हम इस साइड रखेंगे और अंगुलियों को कर्ल करेंगे, जिस साइड में अंगुली कर्ल होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अब ये तो मैंने बात करा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है उस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। अगर कंडक्टर किसी दूसरे शेप में रहा या फिर उस पर जो वायर है वो कुछ दूसरे शेप्स में है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ और भी हो सकता है, वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक सोलेनॉइड, यानी कि इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है वायर का, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो एग्जैक्टली बनते हैं किसके जैसे, बार मैग्नेट के जैसे। बार मैग्नेट जो होता है, ऑलराइट, ये बार मैग्नेट से कुछ इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरीके से सोलेनॉइड में भी बनते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो है ये सामने सामने में है और यहाँ ये दूर दूर में है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर स्ट्रेंथ इसका कम है। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट करता है एक सॉफ्ट आयरन का कोर जिस पर रैप किया होता है कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड हो। कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है, वो चीज़ होता है जो सॉफ्ट आयरन जो है उस आयरन के, ये सॉफ्ट आयरन है, इस सॉफ्ट आयरन के अराउंड में जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं, इंसुलेटेड कहने का मतलब है कि एक कॉपर वायर है जो कि कंडक्टिंग हो, उसके ऊपर में रैप किया हुआ है इंसुलेटेड कोई भी चीज़, जैसे प्लास्टिक रैप किया हो या फिर कुछ भी ऐसा इंसुलेटिंग सरफेस वहाँ पर हो जिससे दूसरा जो वायर है उसके बीच में करंट फ्लो ना करे। तो इस तरीके का इंसुलेटेड वायर से बना हुआ जो कॉपर वायर होता है, इंसुलेटेड बॉडी से बना हुआ जो कॉपर वायर होता है, उसको यहाँ पर रैप किया जाता है, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो सोलेनॉइड के जैसा ये काम करता है, ये भी मैग्नेट के फॉर्म में काम करता है। आगे कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हम यहाँ पर देते हैं कैसे, करंट का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं, मान के चलते हैं कि ये इस डायरेक्शन में हमारी ओर निकलता हुआ डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो उस दोनों के परपेंडिकुलर बनता है। ऑलराइट, इसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है मैंने आपको बताया है। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उस इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है कि मैग्नेट लगा हुआ है और मैग्नेट लगाने के बाद में हम बीच में कोयल लगा देते हैं और कोयल में करंट फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो है इस पर फोर्स लगता है
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और ये रोटेट करने लगता है। अब इसी का उल्टा आप देख सकते हो हमारा जनरेटर में। जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर करंट इंड्यूस किया जाता है। कैसे इंड्यूस किया जाता है, जस्ट हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर के अराउंड में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने लगते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो चेंज करने की वजह से यहाँ पर ये जो है करंट इंड्यूस कर लेता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर में अगर हम मैग्नेट को अंदर बाहर करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इस सोलेनॉइड पर करंट फ्लो करने लगता है। जस्ट ऑपोजिट है, जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी वही कहता है कि एक जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। आगे बताता है कि हमारे हाउसेस पर किस तरीके से हम एसी इलेक्ट्रिक पावर को हम रिसीव करते हैं, जो कि लगभग 220 वोल्ट के अराउंड होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। और यहाँ पर जो वायर होता है वो अलग अलग कलर के इंसुलेशन से आता है, जिस पर रेड इंसुलेशन जो है उसको लाइव वायर कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो ब्लैक इंसुलेशन का होता है जो कि न्यूट्रल वायर होता है। और हमारा एक थर्ड वायर होता है जो कि यहाँ पर अर्थिंग वाला वायर होता है। ऑलराइट, और अर्थिंग वाले के बारे में बताने का फिर से ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी भी आपको क्लियर करा। और यहाँ पर फ्यूज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। अर्थिंग वायर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम आज के हमारे नए चैप्टर की ओर में। आई होप कि 16-17 मिनट्स में आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारा चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स। अभी हम जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो फिजिकल या फिर केमिकल हो सकता है। हम फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। हम एनर्जी का जो फॉर्म है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हीट है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होता है। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपने सुना होगा। और आपने इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा। तो एनर्जी को जब हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो क्यों हमें यहाँ पर वरी करना है? क्यों एनर्जी के लिए हम क्यों पैसा यहाँ पर देते हैं, जबकि वो एनर्जी तो कोई क्रिएट किया ही नहीं है, वो कन्वर्ट करके हम जस्ट हमारे पास भेज रहा है। तो हम क्यों बिजली बिल भरते हैं? क्यों हमें ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी का कंजर्वेशन करना, या फिर जो भी हमारे पास में एनर्जी का सोर्स है उसको कंजर्व करके रखना? तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी क्या है और इसे हम कैसे चेंज करते हैं। कहता है एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में आता है जिसको हम एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्लेट को एक हाइट से गिराएं तो यहाँ पर उस पर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस पर? काइनेटिक एनर्जी पर। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में जब वो ग्राउंड तक पहुँचता है, हिट करता है ग्राउंड को, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है। और अगर हमारे पास में एक कैंडल है, जो कि सबके पास में होता है, तो अगर आप इसको लाइट करते हो, इसको आप जलाते हो, तो यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जिस पर हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज होने से यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी होता है, वो केमिकल एनर्जी यानी कि जो वैक्स होता है, कैंडल का जो वैक्स होता है, वो जलने के बाद में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बाद में वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराता है हीट में, और वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड कराने की वजह से हम आसपास में लाइट देखते हैं, वो जलने लगता है। और आप मुझे बताओ, आप खुद से अपने दिमाग में सोचो कि जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्या 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 रिएक्शन हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हम कर रहे हैं। क्या है हमारे पास में? सबसे पहले कैंडल है, कैंडल पर हम क्या ऐड कर रहे हैं जिससे वो बर्न कर रहा है, और बर्न करने के बाद में हमें क्या देता है, बाई प्रोडक्ट्स क्या देते हैं। चलिए आप इसे खुद से सॉल्व करिए।
नहीं आ रहा है? पहले वाला वीडियो देखिए जब मैंने बताया था आपको रिएक्शन। हो गया याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में भी हम लोगों ने जो भी एनर्जी यहाँ कन्वर्ट करा है, वो एनर्जी को हम लोग फिर से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं या फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहाँ जो एनर्जी में चेंज हुआ, यहाँ जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या हम उसको फिर से वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन करके? क्या हम इस रिएक्शन को हम अल्टर कर सकते हैं? माइंड में आप इस तरीके की क्यूरियोसिटी को रखिए अभी, तभी आपको आगे समझ में आएगा। कहता है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास में 100 ml पानी है और उसका जो टेम्परेचर है वो 348 केल्विन है। 348 केल्विन का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 75 डिग्री है, ठीक है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री। कहता है कि इस 348 केल्विन वाले जो पानी है, इतना टेम्परेचर वाला जो पानी है, उसको हम लोग रूम में ऐसे छोड़ देते हैं। रूम टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, 25 डिग्री सेल्सियस है। क्या होगा? आप खुद से सोचिए कि गर्म पानी अगर हम कहीं रखते हैं, अगर ऐसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है, वो फिर से 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसे आता है? ये जब 75 डिग्री सेल्सियस पर है और इसको हम रूम टेम्परेचर में छोड़ रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर पर मापने पर, 1 घंटा 2 घंटा पर मापने पर वो कैसे आ जाता है? इसीलिए आता है क्योंकि ये जो 75 डिग्री सेल्सियस का ये जो है यहाँ पर इसका हीट है, इसका जो यहाँ पर टेम्परेचर है, हीट नहीं टेम्परेचर जो है, वो यहाँ हीट रिलीज़ करता है। कहाँ रिलीज़ करता है? एटमॉस्फेयर में। तो जब हीट रिलीज़ करता है तो टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाता है। अब आप बताइए कि क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? जो हमने इन्वायरमेंट में जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ कराया, इस हमने नहीं कराया, ये खुद से कर लेता है ना, गिलास है खुद से करता है, ज़्यादा होशियार है। तो ये जब रिलीज़ कराया, तो जब इस रिलीज़ कराने के बाद क्या हम इस प्रोसेस को वापस कर सकते हैं? नहीं। वापस से वो जो हीट है वो इस पर आ सकता है? नहीं। हमें हीट करने के लिए फिर से इसको बर्नर में रखना पड़ेगा, गैस पर रखना पड़ेगा, तभी ये हीट होगा। तो अभी तक आप ये समझ गए कि जो भी हम हीट यूज़ करते हैं, जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें से बहुत सारा ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे को कहाँ रिलीज़ कर देते हैं? सराउंडिंग में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो जब सराउंडिंग में रिलीज़ कर लेते हैं तो उसको फिर वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं है। इसको फिर से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जो हम सराउंडिंग में रिलीज़ कर चुके हैं। तो सराउंडिंग में जब रिलीज़ कर चुके हैं तो वो सराउंडिंग को गर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से हीट यहाँ पर अनयूजेबल रह जाता है, उसको फिर से लाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें फिर से नया सोर्स ऑफ एनर्जी खोजना पड़ता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास में एनर्जी का। सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। चलिए यहाँ पर देखते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर में। कहता है कि हम अपने आसपास में किस तरीके की एनर्जी देखते हैं। कहता है कि हम बहुत सारा काम करने के लिए डीजल का यूज़ करते हैं, ट्रेन्स को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, लाइट स्ट्रीट लैम्प्स को यहाँ पर लाइट करने के लिए, और हम अपने मसल्स का यूज करते हैं साइकिल करने के लिए। हम स्कूल जब जाते हैं तो साइकिल करते हैं, तो अपने मसल्स का यूज करते हैं, मसल्स जो है मस्कुलर एनर्जी जो है उसका यूज़ करते हैं। और भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हो 4 एनर्जी के फॉर्म को। जब आप स्कूल पहुँचते हो उससे पहले तक में क्या क्या यूज कर सकते हो, और ये सभी कहाँ कहाँ से आते हैं वो भी आप लिस्ट कर सकते हो। और इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको कह सकते हैं क्या, और इसे हम कह सकते हैं क्यों, और क्यों नहीं कह सकते हैं। अगर कहते हैं तो, अगर हाँ तो वाई, एंड इफ़ नो देन वाई नॉट। तो लिस्ट बनाइए आप, ये आपका काम है। आगे कहता है कि मस्कुलर एनर्जी फिजिकल वर्क को कोई भी काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारे अप्लायंसेस को यहाँ पर रन कराने के लिए, केमिकल एनर्जी खाना बनाने के लिए, और व्हीकल रन करने के लिए बहुत टाइप्स ऑफ सोर्स है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर
ऐसे नीडेड सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे जो यूजेबल फॉर्म में हो, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है कि कंसिडर वेरियस ऑप्शंस वी हैव टू चूज़ फॉर वी हैव व्हेन वी चूज़ अ फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। हमारे खाना को बनते हुए में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में खाना बनाने के लिए। क्या क्या हम एनर्जी का सोर्स यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, और इनमें से आप गुड फ्यूल किसे कहते हो और कैसे कैटेगराइज कर सकते हो उस गुड फ्यूल को। और यहाँ पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हो तो आप क्या चूज़ करोगे। अगर फॉरेस्ट में रहते हो या फिर माउंटेन विलेज या फिर स्मॉल आइलैंड में रहते हो, न्यू दिल्ली में रहते हो, और अगर 5 सेंचुरीज पहले आप रहा करते तो क्या करते, और ये अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है कंसिडर कीजिए आप। गुड फ्यूल आप तब यहाँ पर सिलेक्ट करना जो आपको ऐसा लगे कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाता हो, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना करता हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए। तो कहता है कि इतने सारे एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर देखने के बाद में आप यहाँ पर पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट सभी के पावर्स अलग अलग होते हैं, सभी सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं कहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ अच्छे से आसानी से यूज हो जाते हैं, कुछ पूरे यूज हो जाते हैं, कुछ बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं जब आप फ्यूल को, तो यहाँ पर आप खुद से इस तरीके के क्वेश्चन पूछना कि ये क्या क्या रिलीज़ करता है बर्न होने पर। फ्यूल बर्न करना कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें से आग ही निकल जाए। जब आप डीजल का यूज करते हो तो वो भी बर्न होता है। ऑलराइट, कहता है कि क्या ये बहुत सारा स्मोक फॉर्म करता है, क्या ये इजीली अवेलेबल है, क्या ड्यूरेबल है, क्या एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं, क्या हम इसे कैरी कर सकते हैं, क्या इसे इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारे पास में। इन सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। आगे कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रिलेवेंट क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट अ फ्यूल। किसी फ्यूल को सेलेक्ट करने के लिए या फिर किसी फ्यूल के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या आप 3 और फैक्टर्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि the range of fuels we have today, what are the factors which would limit our choice when it comes to a particular task like cooking our food। कहता है कि क्या फ्यूल का रेंज है अभी हमारे पास में, या फिर किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कोई भी काम करने के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं, तो वो टास्क जो है ये परफॉर्म कर सकता है या नहीं। और ये जो फ्यूल हमने सिलेक्ट किया है क्या ये हमारा काम कंप्लीटली कर सकता है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, क्या हमें एक फ्यूल जो है चूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए, और दूसरा चूज़ करना चाहिए रूम को हीट करने के लिए विंटर के सीज़न में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम सोचिए, फ्यूल के बारे में सोचिए कि फ्यूल क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आप लाते हो और किस फॉर्म में लाते हो, और क्यों हम उसको यूज़ करते हैं इस तरीके से, और क्यों अलग अलग काम के लिए अलग अलग फ्यूल हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। अभी तक आपने जो भी सोचा उसमें से ये रिजल्ट निकल के आता है कि हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी उसे कह सकते हैं जो थोड़े हो उसमें भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ काम करें। हमारे पास में इतना और इतना फ्यूल है, जो कम है वो अगर सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, और जो ज़्यादा है वो भी अगर सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, अलग अलग टाइप के फ्यूल हैं, तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा बेटर फ्यूल है। दूसरा कहता है बी इजीली एसेसेबल, आसानी से मिल जाए। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हम स्टोर इसको इजीली कर सकें, ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं जैसे एलपीजी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या, पॉकेट खर्चे में आए, बी इकोनॉमिकल। मैं इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी में आना चाहिए ना। अगर आप सोच रहे हो कि रॉकेट फ्यूल से आप अपना खाना बनाओ जो कि इकोनॉमिकल है ही नहीं, तो कैसे होगा। आपको सोचना पड़ेगा ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपके पास में आ रहा है वो आप अफोर्ड कर पाओ। ऑलराइट, तो ये था अभी तक सोर्स ऑफ एनर्जी में। आप थोड़ा सा फ्यूल के बारे में समझिए, एनर्जी का सोर्स के बारे में समझिए, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या अच्छे सोर्स हो सकते हैं और कैसे कैसे वो सोर्सेस आते हैं, कैसे कैसे वो यूज़ में आते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ईजी हैं,
बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही ईजी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत पड़ेगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।